पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री के उन सिद्धांतों पर बात की। केमिस्ट्री के अलावा हमने साइंस में शाखाओं की बात की। हमने बात की कि साइंस की 50 से ज़्यादा शाखाएं होती हैं। उनमें हमने थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन भी देखा, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। आज हम जब केमिस्ट्री के हिस्ट्री की जब बात करते हैं, उसके इतिहास की, तो हमने बताया अंतोनियो लेवोसिए जो केमिस्ट्री के फादर हैं। इसके अलावा उन्होंने 105 तत्वों से संबंधित एक पुस्तक द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री लिखी। और इसके बाद में आज हम उन टॉपिकों की बात करें जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिकों से संबंधित बात करेंगे। 12 से 13 या 14 जो भी टॉपिक बनते हैं उन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखेंगे उन टॉपिक के अंतर्गत, जैसे कि अगर मान लीजिए हम पहला पदार्थ पढ़ रहे हैं, सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, उनके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। जब मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो उनके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं जिन उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं से शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं पहले उन टॉपिक्स के बारे में जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उनमें से हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी चर्चा आपके सामने करेंगे भी। करीब 10 से 12 यूनिट है जिनकी हम बात करेंगे, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन जो केमिस्ट्री का था वो हम लोग पहले कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम जब चैप्टर पे बात करेंगे या यूनिट पे बात करेंगे तो उन यूनिटों में हम देखेंगे कि हम जब पदार्थ पढ़ेंगे या सब्सटेंस, जो कि हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, एक एक करके हम विस्तृत हर एक यूनिट के बारे में, उसके अंदर आने वाले टॉपिक, जितने भी सब टॉपिक हैं उनकी सबकी चर्चा करते चलेंगे। किन किन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ के अंतर्गत हम देखते हैं जो पदार्थ की मूल परिभाषा है वो क्या है। ये तो जब स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को तब बात करेंगे। अभी हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। जब हम पदार्थ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। मूलतः पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अभी वर्तमान समय में 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें से एक प्लाज्मा और 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो सॉलिड की भी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, गैस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम प्लाज्मा पे बात करेंगे और 5वीं अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पर भी बात करेंगे। ये पदार्थ की अवस्था है। इसके अलावा पदार्थ को 2 अन्य रूपों में विभाजित किया गया है अपनी अपनी सुविधा अनुसार, जिनमें से 2 पदार्थ होते हैं। 2 रूपों में विभाजित किया गया है, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। इन शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों की जब हम चर्चा करेंगे तब हम आपसे बात करेंगे तत्वों के बारे में, बात करेंगे परमाणु के बारे में, बात करेंगे अणु के बारे में, यौगिक, मिश्रण। जो मिश्रण होते हैं उसे उन्हीं में जो विषमांगी टाइप के मिश्रण होते हैं, जो एक जैसे घटक कणों से मिलकर नहीं बनते हैं, जैसे कि शक्कर और पानी का घोल, इन्हीं मिश्रणों को ही हम विलायक कहते हैं। हम विलयन पढ़ेंगे। जो अशुद्ध मिश्रण होगा उसी को ही हम विलयन कहेंगे। जब हम पदार्थ पढ़ेंगे तो पहले तो पदार्थ की अवस्थाएं, जो अवस्थाएं हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद जनरल क्लासिफिकेशन, जो इसका साधारण वर्गीकरण है 2 रूपों में किया गया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे तत्व और परमाणु के बारे में। जब हम अशुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण में हम देखेंगे 2 टाइप के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो विषमांगी मिश्रण होंगे उन्हीं को ही हम विलयन कहते हैं। हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे तो विलयन में देखेंगे कि 2 मूल रूप होते हैं, एक विलेय, दूसरा विलायक। इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको सल्यूट बोलते हैं। विलेय क्या है, विलायक क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम अवस्था परिवर्तनों का भी अध्ययन करेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में ऊर्ध्वपातन क्या होता है, संघनन क्या होता है। इसके अलावा सब्लिमेशन या वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, इन सब अवस्थाओं की बात हम करेंगे। इन अवस्थाओं का आपस में परिवर्तन किस हिसाब से होता है उन सब की बात करेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोनों अवस्थाओं में क्या संबंध है हम बताएंगे कि प्लाज्मा जो अवस्था ये अत्यधिक उच्च ताप पर, जबकि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट न्यूनतम ताप पर 0 केल्विन पर, ये करीब सूर्य या तारामंडल के आसपास पाई जाने वाली अवस्था है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था केवल प्रयोगशालाओं में संभव। इनके सामने इन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे जब हम पूरा पदार्थ यूनिट पढ़ेंगे। अभी हमने पदार्थ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। इसके अलावा पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में जो मिश्रण होता है, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
जब विषवांगी मिश्रण होता है उसी को हम विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। ये पहली यूनिट के सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछे जाते हैं। विलेय और विलायक पर तो इसी बार जो एग्जाम हो रहे हैं एनटीपीसी वगैरह के, उनमें बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विलेय और विलायक पर बात करेंगे। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। लोग भूल जाते हैं कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। एक उदाहरण, जैसे कि अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर मिलाई गई तो जो 1 लीटर पानी है वो विलायक है, जो 100 ग्राम शक्कर है वो विलेय है। सल्यूट, जो छोटे लोग होते हैं वो सल्यूट करते हैं। इसको समझने के लिए साधारण रूप यही है कि जैसे सल्यूट विलेय, छोटा तो जिसकी मात्रा कम वही विलेय, जिसकी ज्यादा वो विलायक, और दोनों का मिश्रण विलयन। और विषवांगी मिश्रण होता है, इसमें एक तरह के तत्व या एक तरह के परमाणु या एक तरह की मात्राएं नहीं मिलाई जाती हैं, अलग अलग तरीके के दो पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं। इसके बाद जब हम दूसरी यूनिट की बात करेंगे, हमने जब पदार्थ की बात की तो हमने आपसे परमाणु की भी बात की। पदार्थी के क्रम में जब हम दूसरी संरचना देखेंगे, जब दूसरा चैप्टर देखेंगे, दूसरा चैप्टर हम पदार्थ में जब हमने आपको बताया कि शुद्ध पदार्थों में हम परमाणु की बात करेंगे, तो उसी में दूसरे यूनिट में हम परमाणु के ऊपर ही उसकी चर्चा करेंगे। परमाणु की संरचना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि परमाणु पदार्थ में तो एक सब टॉपिक है, लेकिन परमाणु एक खुद में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब परमाणु बात करेंगे तो परमाणु की हम संरचना की बात करेंगे। परमाणु की संरचना की बात करते वक्त ये जो दूसरा यूनिट है इसमें परमाणु की संरचना की बात करेंगे। इस परमाणु की संरचना से संबंधित बोर, रदरफोर्ड, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत देखेंगे, परमाणु की संरचना के संबंध में जो सिद्धांत दिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, साथ साथ इनके ऊपर आवेश कितना होता है, इनका द्रव्यमान क्या है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब हम परमाणु पढ़ते हैं तो एक परमाणु भार 1 या परमाणु क्रमांक Z, इसके अलावा प्रोटॉनों की संख्या P, न्यूट्रॉनों की संख्या N, इनके बीच हम संबंध देखेंगे। इनके बीच संबंध क्या होता है, जब परमाणुविक संरचना पढ़ेंगे तो बोर, रदरफोर्ड, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो परमाणु के मौलिक कण हैं उनके बारे में, उनका द्रव्यमान क्या है, उन पर आवेश क्या है। इसके अलावा प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे। जब हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो हम परमाणु क्रमांक की भी बात करेंगे। जब परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो इसी में हम पढ़ेंगे समस्थानिक, ऐसे तत्व जिनके या ऐसे परमाणु जिनमें ऐसे एक से अधिक परमाणु या यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो बराबर है। सफिक्स ये नीचे लिखा हुआ ये परमाणु क्रमांक है, ऊपर लिखे हुए परमाणु भार बराबर है। इसी हिसाब से हम संबारिक देखेंगे, आइसोबार्स, हमने भी जिन जिन टॉपिक पर बात की हमने बताया, बोर, रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, समस्थानिक, संबारिक। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब परमाणु पढ़ेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, हम आपको बताएंगे कि 1 मोल बराबर 6.0221 × 10⁻23 होता है। परमाणु या अणु होते हैं, क्या होता है। इसके बाद में हम देखेंगे मोलर द्रव्यमान निकालना। मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, मोलर द्रव्यमान इसके बाद आपने पढ़ा होगा जैसे CO2 का भार बताओ, CO2 का भार बताओ। जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं उनमें बताओ कि CO2 का भार कितना है। इसके अलावा अगर हम कुछ देखेंगे तो मोलिकुल फार्मूला, अणुसूत्र बनाना देखेंगे। अणुसूत्र किसी भी परमाणु की मदद से जो यौगिक बनते हैं उनके अणुसूत्र हम कैसे बनाते हैं। ये जो चैप्टर यूनिट 2 थी, जब यूनिट 1 की बात हमने की तो यूनिट 1 में हमने पदार्थ की बात की। पदार्थ में बताया हमने किन किन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद जब यूनिट 2 एटम में परमाणु की बात कर रहे हैं तो हमने उनमें बताया कि आपको परमाणु की संरचना संबंधित जितने भी मॉडल हैं
चाहे बोहर का हो, रदरफोर्ड का हो, थॉमसन का हो, इसके अलावा समस्थानिक हो, समन्यूट्रॉनिक हो, या संभारिक हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इसके अलावा आपके अणुसूत्र हो, मोलर द्रव्यमान बनाना हो, जो मोल अवधारणा है, इन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ में जब हम पदार्थ पढ़ रहे थे तो हमने आपसे परमाणु और तत्व की बात की थी। जब जो तीसरा यूनिट है उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी या आवर्त सारणी जो दो भागों में विभाजित की गई, प्राचीन जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले ने विभाजित की। उसी में हम देखेंगे जो आवर्त सारणी है वो केवल 118 तत्वों तक नहीं सीमित है कि सिर्फ उन्हीं 118 तत्वों के विवरण दे दिया कि क्रमांक। अब जब आवर्त सारणी चैप्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि उनका हाइड्रोजन 1 पर है, हीलियम 2 पर है, लिथियम 3 पर है, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, उसमें हम भी कई चीजें अलग अलग से देखेंगे। जैसे कि जब हम तीसरा जो पढ़ेंगे तो तीसरा आवर्त सारणी, आवर्त सारणी जो थर्ड यूनिट रहेगी वो रहेगी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में अगर हम 118 तत्वों की बात करेंगे, उनके व्यवस्थीकरण की बात करेंगे, तो जो तत्व जो कि पदार्थ में हमने बताया था परमाणु और तत्व की बात, तो हम देखेंगे जो तत्व होता है, जब आवर्त सारणी में 118 तत्वों की विवेचना के साथ साथ हम ये भी देखते हैं किस कॉलम में हाइड्रोजन रखे गए, किस कॉलम में धातु है, कहाँ धातु है, कहाँ उपधातु है, इन सब चीजों से देखेंगे तो तत्व को 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि हीरा या ग्रेफाइट है तो अधातु लेकिन विद्युत चमक रखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हैं धातु लेकिन उनमें चमक नहीं होती है। जैसे कि अगर आप बात करो पारा की, तो पारा साधारण ताप पर द्रव है, जबकि साधारणता धातुएं जो है वो ठोस होती हैं। इन सब बातों पर बात करेंगे। इसके अलावा जो उपधातु है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा जो धातु, अधातु, उपधातु के साथ साथ मिश्र धातु की बात करेंगे। मिश्र धातु जैसे कि पीतल है, पीतल किन किन संगठक कणों से मिलकर या घटक कणों से मिलकर बना है, तो पीतल में कापर या तांबा, इसके अलावा टिन, इसके अलावा जब कांसा की बात करते हो तो उसमें कापर और प्लस टिन। जैसे पीतल, जब पीतल की बात करोगे तो कापर प्लस जिंक, जब कांसे की बात करोगे तो इसमें कापर प्लस टिन एसएन। मिश्र धातुओं की बात करेंगे, 25 से 30 इंपॉर्टेंट मिश्र धातु हैं, उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आवर्त सारणी में हम सिर्फ तत्व 118 तत्वों की ही बात नहीं करेंगे, हम इसमें बात करेंगे आवर्त सारणी से संबंधित सिद्धांत जिन जिन लोगों ने दिए, चाहे वो डोबेनायर का त्रिक सिद्धांत हो, डोबेनायर का त्रिक सिद्धांत हो, न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, या जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है या डोबेनायर का त्रिक सिद्धांत, ये सब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थे। और मेंडलीव ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थीकरण किया। लेकिन इसके बाद जो मोजले थे उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर किया। इसके अलावा कई लोग हैं जिन्होंने इनके आयतन और घनत्व के आधार पर वर्गीकृत किया। जैसा कि हम अगर डोबेनायर के त्रिक सिद्धांत को देखें तो हम जब देखते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इस पर एक क्वेश्चन बना है कि डोबेनायर के त्रिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से सही है। तो दे दिए, एक लिथियम, एक सोडियम, यहाँ पर गैप दे दिया था, ऑप्शन में दे दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और डीके। कौन सा ये होगा? जो डोबेनायर ने त्रिक सिद्धांत दिया था उन्होंने बताया था कि किसी भी जो समान गुण वाले जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको यदि हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थीकरण करें तो उनमें से जो 3 तत्वों के अगर हम जोड़े बने, 3 तत्वों को आपस में एक साथ लें तो जो इधर से और उधर जो दोनों तरफ के जो तत्व हैं उनका औसत द्रव्यमान बीच वाले तत्व के बराबर होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम 23 होता है परमाणु भार, लिथियम 7 होता है, ये 37 होता है। 37 और 7 का अगर औसत निकालोगे, मध्यमान निकालोगे तो 23 निकलेगा। इसी प्रकार से हम बताएंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। इसके अलावा डोबेनायर का त्रिक सिद्धांत हो ही गया। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे।
ये तीसरे यूनिट की बात थी। पहला यूनिट पदार्थ, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुविक संरचना, और तीसरा यूनिट मेनली की आवर्त सारणी। इसके बाद हम चौथा यूनिट जो आपका पढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण। चौथा चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार, लवण। हम देखेंगे कुछ विलयन अम्लीय होते हैं, कुछ विलयन क्षारीय होते हैं। क्या ऐसे किसी को बोल देंगे अम्लीय या क्षारीय? ऐसा नहीं है। इसकी पीएच स्केल होती है। पीएच वैल्यू के आधार पर किसी भी विलयन को अम्लीय या क्षारीय बोला जाता है। जब किसी विलयन के जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 14 के बीच लाई करती है। 7 पर यह उदासीन होती है। कोई भी विलयन जो 7 से ज्यादा, जिसका मान 7 से अधिक है, वो क्षारीय होता है। जिसका मान 7 से कम है वो अम्लीय होता है। जो विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक, जो बड़ा है किससे? 7 से, वो सब क्षारीय हैं। 7 पर उदासीन। अगर 7 से छोटा है, 7 से छोटा है 0 तक, मान लीजिए ये x है कोई, ये जो बनेगा वो बनेगा क्षारीय। मतलब कोई भी विलयन या कोई भी ऐसा मिश्रण अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे कि हमारा रक्त है, हमारा रक्त अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात का पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, पीएच मान का प्रयोग करते हैं। पीएच मान के आधार पर हम बताते हैं यदि उनका मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। जैसे कि हमारा जो रक्त है वो क्षारीय है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। इस बार लगभग जो स्टार्टिंग में 3 से 4 शिफ्ट हुई, उसमें सभी एनटीपीसी में पूछा गया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 हम पूरा देखेंगे। रक्त हो, नींबू हो जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, हम उसकी बात करेंगे कि इनका पीएच मान कितना होता है। नींबू का 2.2 होता है। इसके अलावा हम मानव के मूत्र की बात करेंगे जो कि क्षारीय होता है, 6.7 पीएच मान। यूरिन। इसके अलावा हम कई ऐसे विलयन या ऐसे चीजों की बात करेंगे जिनका पीएच मान 7 या 7 से ज्यादा या 7 से कम, मतलब जो अम्ल, क्षार या लवण है। अम्ल, क्षार, लवण की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। जब अम्ल की बात करते हैं तो एक साधारण सा आपने अम्ल देखा होगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका प्रयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है। HNO3, नाइट्रिक एसिड, जिसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जब हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार 7 से, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, वो सभी क्षारीय होते हैं। जब क्षारीय की बात करते हैं तो आपने कई चीजें पढ़ी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्षार होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा कई हैं जो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि क्षार में कौन कौन से आते हैं। जब लवण की हम बात करते हैं, लवण के कई उदाहरण हैं। एक नमक, साधारण नमक, जिसका प्रयोग हम घर में खाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग संचारण में, जब किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो कब्र में नमक की बोरी भी डाली जाती है, इसका प्रयोग संचारण के लिए किया जाता है। हम आपको तब बताएंगे अम्ल का पीएच मान, क्षार, लवण, इन सब के बारे में पूरी जितनी भी जानकारी संभव है सब बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अम्ल, क्षार, लवण के बाद लवण में हम देखेंगे कि किस हिसाब से फिटकरी के साथ साथ अन्य भी लवण देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 5वां यूनिट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसका बिल्कुल उल्टा चलता है, इसको बोलते हैं अपचयन। जो पदार्थ अपचयन में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीकारक। जो पदार्थ ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं, ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं, उनको बोलते हैं अपचायक या अपकारक। दस से 15 मिनट की क्लास में ये यूनिट पूरी कंप्लीट होगी। इसमें साधारण अगर देखोगे तो अपचयन क्या है। अपचयन एक्चुअली में इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को लतियाया जाता है, उनको भगा दिया जाता है।
ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऐसे पदार्थों को अपचायक या अपकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अपचायक या अपकारक कहलाते हैं। इसके अलावा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ये वैद्युत धनात्मक माने जाते हैं और ये ऋणात्मक माने जाते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम ये भी देखेंगे कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो ऑक्सीकारक हैं या कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो अपचायक हैं। जब हम अपचयन पढ़ते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो H2+O। H2 इसमें अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो Na प्लस क्लोरीन NaCl। इसमें ऋणात्मक को त्यागा गया, धनात्मक अपनाया गया। इसमें ऋणात्मक को अपनाया गया। तो ये ऋणावेशित होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लतियाया जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को अपनाया जाता है। इसके बाद जब हम अगली यूनिट की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन में हम आयनन विभव की बात करेंगे। वैद्युत रसायन में हम आयनन विभव की बात करेंगे। कुछ ऐसी जो शब्दावली जो थोड़ा समझने में कठिनाई होती है उनकी भी हम बात वैद्युत रसायन में ही कर लेंगे। इसके अलावा जब 7वीं यूनिट की बात हम करेंगे हाइड्रोकार्बन की, 7वीं यूनिट हाइड्रोकार्बन। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन ऐसे सभी यौगिक जो हाइड्रोजन या कार्बन के सहयोग से मिलकर बने। जैसे हमने आपको बताया था कि मुख्यतः हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 10th और 9th हो या 11th हो या 12th हो सभी ने लगभग पढ़ा होता है कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन प्रकार के। एल्केन CnH2n+2, कल भी बताया था एल्कीन CnH2n। इसके अलावा एल्काइन CnH2n-2। जितने भी हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 प्रकार के होते हैं, एल्केन टाइप के होते हैं, वो सभी ईंधन होते हैं। जितने भी ईंधन जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जरूर उत्सर्जित करेंगे। इसीलिए सभी वो ईंधन या सभी वो पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसी में हम आपको बताएंगे एसिटिलीन, ऐसी गैस जिसका प्रयोग बिल्डिंग में किया जाता है। हम यहीं पर सोडियम बेंजोएट की बात करेंगे जो खाना पकाने में खाना को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इसी में हम बात करेंगे सिरका की। इसी के अलावा जो भी हाइड्रोकार्बन जिनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है उन सभी की बात हम यहाँ करेंगे। हम यहाँ पर पूरे ईंधन की बात करेंगे। ईंधन में हम आपको बताएंगे कि ठोस ईंधन क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करेंगे। इसमें सॉलिड में पेट्रोलियम हो, लिक्विड में LPG CNG हो या गैस में LPG CNG हो। लिक्विड की बात करोगे तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अलावा मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल। जब सॉलिड की बात करोगे तो कोयला, लकड़ी। जब गैस की बात करोगे तो यहाँ हम बात करेंगे वाटर गैस की, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस CO+N2, CO+CH4+N2। इसके बाद नाइट्रोजन गैस CO+N2। इसके अलावा हम कोल गैस की बात करेंगे, चारकोल की बात करेंगे, पेट्रोलियम, कोयला, लिक्विड गैस, ये सब हम हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे। ये भी हम बेसिक यूनिट बता रहे हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 8वीं यूनिट में पॉलीमर। पॉलीमर बहुलक क्या है? जब ऐसा कोई यौगिक जिसमें या ऐसा कोई अणु जिसका कोई एक परमाणु बार बार पुनरावृत्ति करके एक लंबी श्रृंखला बना, तो ऐसे जो लंबी श्रृंखला बनकर जो यौगिक या कंपाउंड तैयार होगा उसको हम कहेंगे बहुलक, पॉलीमर। जो पॉलीमर होता है, जैसे हमने 11th या 12th के जब हम मध्यिका करके एक यूनिट हुआ करती थी उसमें समांतर माध्य वाली, जब उसमें पढ़ते थे तो हम देखते थे कि 1 2 3 2 3 5 8 2 3 5 2 2 4
इसमें बताओ बहुलक क्या है। तुम कहते हो कि 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया, जिसकी जितनी बार पुनरावृत्ति हो वही बहुलक है। इसी आधार पर हम जब बहुलक की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉलीमर है क्या। तो पॉलीमर में प्लास्टिक भी देखेंगे। प्लास्टिक में 2 प्रकार बताएंगे, थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक साधारण प्लास्टिक होती है, जैसे बेकेलाइट वगैरह। जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करोगे तो उसमें पीवीसी की बात करेंगे, पॉलीथीन की करेंगे। बेकेलाइट का सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप समझना चाहो तो बाल्टी, ड्रम, ये सब बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मानव निर्मित सबसे पहला सब्सटेंस रेशा, नायलॉन। नायलॉन के बाद हम बात करेंगे रेक्सिन की। रेक्सिन का ये मानव निर्मित कृत्रिम चमड़ा है। रेक्सिन जिनकी जैकेट भी बनती है। इसके बाद हम रेयान की बात करेंगे। रेयान क्या होता है, हाथ में जब चोट लग जाती है जो पट्टी बांधते हो, उसकी रेयान की बात करेंगे। रेक्सिन की बात करेंगे, नायलॉन की बात करेंगे, बाल्टी या ड्रम की बात करेंगे, साथ साथ में प्लास्टिक की बात करेंगे। और जो भी पॉलीमर में बहुलक में जितने भी संभव है उन सभी की बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी 8वीं यूनिट, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसमें मैडम क्यूरी का सिद्धांत, उनके पति पियरे क्यूरी का सिद्धांत देखेंगे। इसके अलावा जो 9वीं यूनिट है मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। इसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन बंध वगैरह। इसके अलावा जो 10वीं यूनिट है उसमें देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन, ईंधन, क्योंकि हम बता चुके हैं हाइड्रोकार्बन में एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा 11 हम देखेंगे डेली यूज में। जब डेली यूज में देखेंगे तो डेली यूज में हम कई चीज़ें देखेंगे, जैसे कि विस्फोटक, प्राकृतिक या सौंदर्य जो संसाधन है, सौंदर्य संसाधन हो, या बालों में लगाई जाने वाली डाइज हो, कांच का प्रयोग। कांच कितने प्रकार की होती है, क्यूरेक्स कांच क्या है, फ्लिंट कांच क्या है, 5 से 6 प्रकार होते हैं कांच के। उन सभी की कब किस कांच का प्रयोग हम खिड़कियों में करते हैं, किस कांच के प्रयोग हम चश्मे में करते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद जब हम बात करेंगे डेली यूज में, कांच हो गया। विस्फोटक में हम देखेंगे डायनामाइट, इसके आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है, डायनामाइट की बात करेंगे। ट्राइनाइट्रोटोलुएन की बात करेंगे, गन पाउडर की बात करेंगे। इसके अलावा जो साधारण विस्फोटक होते हैं जैसे बारूद, इनकी बात करेंगे, इनके वर्णन करेंगे किस आधार पर हम साधारण बारूद कहेंगे या किस आधार पर इसको हम गंभीर विस्फोटक कहेंगे, उन सब की बात करेंगे। इसके बाद में रंजक, डाइस, बालों में प्रयोग होने वाली डाई, बताया जाता है अमोनिया फ्री डाई। इन सभी डाइस अमोनिया युक्त होती है। ये सभी वो टॉपिक थे जिन पर हमें आगे चलकर बात करनी है। 12 से 13 टॉपिक के बाद केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ में हम अगली क्लास से पहला यूनिट पदार्थ स्टार्ट करेंगे, पदार्थ के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।